नमस्कार दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस बेकार है। जब मैंने ये सुना मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव से तो बड़ा परेशान सा हुआ। मन किया उनको अच्छे से समझाऊं कि हमारे लिए, आपके लिए कितना जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। लेकिन मैंने सोचा उनकी बात सुनता हूं, और जब उनकी बात सुनी तो मुझे भी दुख हुआ कि हाल फिलहाल में ही उनका एक हार्ट रिलेटेड ऑपरेशन हुआ था, जहां पे उनको पूरा क्लेम ना मिल पाया। उनका जो खर्चा हुआ था वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें नहीं दिया, तो वो दुखी थे और उस वजह से वो कह रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस बेकार है। दोस्तों, उन्हें शायद फाइन प्रिंट्स पढ़ने चाहिए थे पॉलिसी के। एक फाइन प्रिंट में था सब लिमिट, उसके वजह से उनको वो पॉलिसी का क्लेम नहीं मिल पाया पूरा, उनको आधा भुगतान खुद करना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने फाइन प्रिंट्स नहीं पढ़े, तो क्या ये सारी उनकी गलती है? इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस होते हैं, सब कुछ होता है। इस वीडियो में मैं यही कोशिश करने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने की जो आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आपको उन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो छठा पॉइंट है ये बोनस और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को आप जब पॉलिसी लेंगे तब इनको चेक करें और अपने एजेंट से पूछें, खुद पढ़ें, और जब आप संतुष्ट हों तभी जाके वो पॉलिसी आप लें। दोस्तों, पिछले साल 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम रिजेक्ट हुए, और ये रिजेक्ट किसी स्कैम या फ्रॉड की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए हुए कि उनमें कुछ हिडन क्लॉजेस थे जो लोगों ने नहीं पढ़े, और जब अल्टीमेटली जाके पॉलिसी का क्लेम आया तब वो रिजेक्ट हो गए। एजेंट्स आपको सस्ता प्रीमियम, जिससे आप भी बहुत लुभावना लगता है आपको भी, और आप सिर्फ 2 पॉलिसी को जब कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं किसमें प्रीमियम कम है। ये जो क्लॉजेस हैं, इन क्लॉजेस को डालने से कभी कभी आपकी पॉलिसी के प्रीमियम कम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये पॉलिसी आपके अल्टीमेटली काम ही नहीं आ रही तो फिर क्या फायदा है ऐसी पॉलिसी को लेके। तो दोस्तों, सिर्फ एजेंट्स की बातों में भी ना जाएं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है प्रीमियम के बेसिस पे कमीशन कमाना, और कंपनी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको पॉलिसी बेचना। आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि जब आप बीमार हो तो आपको सही इलाज का खर्च इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल सके। तो ये 6 प्रोविजन जो मैं बताने वाला हूं, इस पे आप ध्यान देंगे। दोस्तों, पिछले साल क्लेम रिजेक्शन या क्लेम डिनायल 12% से जंप किया, राइट। ये एक IRDAI की 2023-24 की रिपोर्ट थी, उसमें ऐसा कहा गया। और अब मैं एक एक करके वहां से ये जो डीप स्टडी हमने की है उसके बेसिस पे मैंने ये 6 प्रोविजंस या क्लॉजेस निकाले हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्लॉज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पहला क्लॉज है वो है सब लिमिट्स का। आपकी पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, आपका सम अश्योर्ड है 5 लाख रुपए। आप मन में ये धार के बैठे हैं कि जब मैं हॉस्पिटलाइज होऊंगा तो 5 लाख रुपए तक का खर्च ये पॉलिसी उठा लेगी। लेकिन धक्का तब लगता है जब पता चलता है कि एक सब लिमिट की टेबल है, जहां पे अलग अलग बीमारियों के लिए एक लिमिट दी गई है। जैसे ऑन्कोलॉजी के लिए 1 लाख रुपए, कार्डियोलॉजी के लिए 1.5 लाख रुपए, फिजियोथेरेपी के लिए 50,000 रुपए। इस सब लिमिट का मतलब होता है इतने रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा उस बीमारी में, अगर उससे रिलेटेड आपका कोई इलाज होता है। मानिए आपके कार्डियोलॉजी रिलेटेड कोई इलाज हुआ और वहां पे 1.5 लाख रुपए की सब लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का भुगतान आपको करना है, 5 लाख के बाकी 3.5 लाख का भुगतान करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों, 1.5 लाख की चंपत आपको लग गई क्योंकि आपने सब लिमिट पे ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जहां इस तरह की सब लिमिट्स ना हो या फिर एकदम बेयर मिनिमम हो। तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी पॉलिसी के अंदर किसी भी चीज की सब लिमिट्स हैं क्या। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, रूम रेंट कैपिंग या फिर उससे रिलेटेड प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस। मानिए कि आप जब हॉस्पिटलाइज हुए तो आपने 10,000 रुपए का रूम बुक किया, लेकिन आपकी पॉलिसी कहती है कि रूम रेंट इस कैप यानी हाईएस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आप सिर्फ 5,000 रुपए का रूम ले सकते हैं, और आपने ले लिया 10,000 रुपए का। तो क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा जो 5,000 रुपए हैं इनटू द नंबर ऑफ डेज यू वर हॉस्पिटलाइज्ड, ये आपको देना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। ये तो है ही प्रॉब्लम। तो आप हमेशा रूम रेंट देखेंगे कि वहां कैपिंग कितनी है, और उसके हिसाब से या तो अपना रूम डिसाइड करेंगे या अपनी पॉलिसी में इस कैपिंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जो इससे रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रोपोर्शनेटली सारे खर्चे, आपके डायग्नोसिस के, आपके डॉक्टर्स के, आपके सारे खर्चे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपका रूम 5,000 रुपए का होना चाहिए था और आपने 10,000 रुपए लिया, तो 50% सारे खर्चे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कम देगी। ये बहुत बड़ी मार आपको पड़ती है अगर रूम रेंट कैपिंग पे आप ध्यान ना दें और उससे प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस अगर आपके हो रहे हो पॉलिसी में। तो इस सवाल को पूछें अपने एजेंट्स को, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को, और इंश्योर करें कि आपके रूम रेंट की कैपिंग थोड़ी हाई हो और किसी भी तरह के प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस उस पॉलिसी में ना हो। दोस्तों, तीसरा पॉइंट इज रिलेटेड टू को पेमेंट्स एंड डिडक्टेबल्स। देखिए, को पेमेंट क्या है? को पेमेंट है कि 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन वहां मुझे 1 लाख रुपए के पेमेंट करने हैं, जिसे मैं को पेमेंट कह सकता हूं। तो 5 लाख का अगर बिल हुआ तो मुझे 1 लाख देने हैं और इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख देगी, राइट? यहां पे ओवरऑल किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, बट मुझे 1 लाख हमेशा देना ही पड़ेगा। पहले 1 लाख मुझे देने हैं, उसके बाद कंपनी देगी। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक क्लॉज है और आपको देखना है कि किसी भी तरह के को पेमेंट्स या डिडक्टेबल्स इन अदर सर्कमस्टांसेस, मानिए कि आपके डायग्नोसिस पे 20% डिडक्शन, आपके डॉक्टर फीस पे 20% डिडक्शन, यानी हर कंपोनेंट में आपको कुछ पैसे देने हैं और पॉलिसी कुछ पैसे देगी। इस तरह के को पेमेंट से बचने की कोशिश करें। हो सके तो इस तरह की पॉलिसी हो जो कैशलेस हो, जो कंप्लीट आपके खर्चे बेयर कर रही हो और आपको किसी तरीके का को पेमेंट नहीं करना पड़ता हो। देखिए, को पेमेंट होने से आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप को पेमेंट कर रहे हैं तो आपके चांसेस जो हैं कि आप अननेसेसरी क्लेम करेंगे वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी अपना रिस्क मैनेज करना है, बट आपको ये देखना है कि चाहे प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा हो लेकिन को पेमेंट्स ना हो बहुत ज्यादा। इसी से संबंधित चौथा पॉइंट है जिसमें होता है जोनल लोडिंग। जोनल लोडिंग का मतलब होता है अलग शहर की अलग को पेमेंट। मानिए कि आपकी पॉलिसी कहती है कि 20% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर विल बी को पेड बाय यू, 20%, ओके। लेकिन यही खर्च अगर आप टीयर 1 सिटीज में जाते हैं तो लेट्स से पॉलिसी कहती है कि आपको 10% ही देना पड़ेगा, लेकिन टीयर 2 सिटी में 20% देना पड़ेगा। आपने ये पढ़ा नहीं और आपने ऑपरेशन कराने के लिए लेट्स से आप किसी और शहर गए, जोन चेंज हुआ और आपके परसेंटेज चेंज हो गया जो आपको को पे करना है, तो इससे एक अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है जो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होते हुए भी। तो जोनल लोडिंग के बारे में ध्यान दें, ये भी एक तरह का को पेमेंट है, बट ये वेरी करता है सिटी टू सिटी, जोन टू जोन, तो ये भी ध्यान देने लायक चीज है। पांचवी जो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है या इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है जिसे हम कहते हैं टॉपअप प्लान। टॉपअप प्लान बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत छोटे से प्रीमियम से क्या होता है, मान लीजिए आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और उसके ऊपर आपने एक 10 लाख का टॉपअप लिया है, तो 5 लाख एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ये पॉलिसी ट्रिगर करती है और इसमें उसके बाद के 10 लाख रुपए तक का यानी टोटल मिला के 15 लाख तक का सम अश्योर्ड आपका क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो टॉपअप प्लान्स होते हैं वो जनरली आपको सिंगल क्लेम में, मतलब एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होने पे ये होगा। मानिए आप हॉस्पिटलाइज हुए पहली बार और सिर्फ 3 लाख का खर्चा हुआ, और दूसरी बार फिर हॉस्पिटलाइज हुए और 4 लाख का खर्चा हुआ, टोटल कितने खर्चे हुए? 7 लाख। आपकी पॉलिसी कितनी थी ओरिजिनल? 5 लाख की। तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो टॉपअप को देने थे, लेकिन टॉपअप आपको नहीं देगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिंगल क्लेम में अगर 7 लाख या 10 लाख या 15 लाख खर्च होता है तो हम 5 लाख के ऊपर जितना अमाउंट होगा वो टॉपअप पॉलिसी देगी। लेकिन आपके तो 2 क्लेम हुए, एक 3 लाख का और एक 4 लाख का, दोनों ही क्लेम 5 लाख के नीचे थे, इसलिए आपको हम टॉपअप में नहीं देंगे। तो आपकी ओरिजिनल पॉलिसी ने 5 लाख कवर किया और 2 लाख आपके घर से लग गए। मैं मानता हूं ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सुपर टॉपअप। वो ऐसे सिंगल क्लेम की बात नहीं करती, वो एक एग्जॉस्टिव रिस्क कवरेज आपको देती है कि पूरे साल में अगर आपका खर्च 5 लाख, जो आपकी बेसिक पॉलिसी है 5 लाख के सम एश्योर्ड की, उसके ऊपर जो भी खर्च होगा वो सुपर टॉपअप आपको देगा। तो मानिए आपने 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लिया, अब आपके मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन से सेम एग्जाम्पल पे आते हैं, 3 लाख और 4 लाख, 7 लाख रुपए खर्च हुए, तो जो एडिशनल 2 लाख रुपए आपके
खर्च हुए हैं वो आपको आपकी टॉपअप सुपर टॉपअप पॉलिसी देगी। तो ऑलवेज प्रेफर सुपर टॉपअप कंपेयर टू टॉपअप पॉलिसीज। ओके, ये था 5वां पॉइंट। दोस्तों अब आते हैं 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट वो है जिसके लिए मैंने आपको रुकने बोला था, क्योंकि मैक्सिमम क्लेम रिजेक्शन इसी पॉइंट की वजह से होते हैं, और ये है वेटिंग पीरियड एंड प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स। वेटिंग पीरियड क्या है? पॉलिसी के टर्म्स में, ज्यादातर पॉलिसीज के टर्म्स में ऐसा होता है कि 30 डेज, कहीं कहीं पे 90 डेज भी होता है, कि कोई भी क्लेम अगर आपका आता है पॉलिसी कराने के 30 to 90 डेज में, तो आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब आपने कल पॉलिसी कराई और 15 दिन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, आप निश्चिंत है कि मेरे पास तो पॉलिसी है और मुझे क्लेम मिल जाएगा, लेकिन वहां पे वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, जिसकी वजह से अब आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्लॉज है जिसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के एक्सक्लूजन्स साधारणतः ऐसे समझें कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उसके वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा किसी की, ये एक प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज में आया। और पॉलिसी में लिखा हुआ है 36 महीनों तक, 36 मंथ्स तक किसी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सोच के देखिए दोस्तों, एक तो आप ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऊपर से इस तरह का कोई क्लॉज आ जाए जो आपके प्रेशर को और बढ़ा देगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के एक्सक्लूजन की वजह से। और ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कई तरह की हो सकती है। कुछ पॉलिसीज में ये भी होता है, कुछ डिजीजेस को 2 साल का एक्सक्लूजन पीरियड, 3 साल के एक्सक्लूजन पीरियड तक बाहर रखा जाता है, यानी कि 3 साल तक अगर ये हुआ तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी पॉलिसी लेते समय ये दोनों जो क्लॉजेस हैं, वेटिंग पीरियड और प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स, जिसको मैंने पॉइंट नंबर 6 कहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए, वेटिंग पीरियड 30 डेज का साधारणतः आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स को ध्यान दें। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उसको डिस्क्लोज करें और उससे एक्सक्लूजन से बचें। वो होने से अगर क्लेम आता है तो आपको उसके पैसे जरूर मिलेंगे। दोस्तों, हम शायद इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आजकल पॉलिसीज को भी मैंडेट दिया गया है कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह लाके कस्टमर से उसको साइन कराएं। एक और पॉइंट बताता हूं कि आपके पास 30 डेज का लुक बैक पीरियड होता है, कि आपको अगर पॉलिसी पढ़ लेने के बाद भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप आराम से उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो 30 डेज तक। दोस्तों, हमारे पास ये हक तो है कि हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैंने आपके दिमाग में वो 6 अहम पॉइंट्स दिए हैं, 6 अहम सवाल दिए हैं जो आप पूछ सकते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी को, अपने एजेंट्स को, ताकि आपकी जो पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड वो एक बहुत ही मजबूत पॉलिसी हो और इमरजेंसी में आपकी साथी हो, ना कि आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाने का माध्यम बने। तो इसी थॉट्स के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकें करिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए कंपलसरी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि विंस एंड फैंसीज पे चले। आज का जो युग है, हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट है लेनी, लेकिन सोच के, समझ के, सवाल पूछने के बाद आप ये करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।